सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एसीएफ के जनरल साइंस में जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। ह्यूमन बॉडी से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना भी रहती है, जिसमें हमारे शरीर के ही अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है, अंग तंत्र जो है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी ब्लड से पूछ लिया, कभी कोई हमारे शरीर के पाचन की क्रिया से पूछ लिया, तो कभी उत्सर्जन से, तो कभी जनन से पूछ लिया। तो पहले इस पार्ट में हम पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन पूछा है कि मानव का दंत सूत्र होता है, डेंटल फॉर्मूला। भाई दंत सूत्र की बात करें अगर हम, तो दंत सूत्र क्या दिखाता है, ध्यान देना। जैसे ये ICPM जो दिख रहा है आपको, आई बोले तो इंसाइजर, इंसाइजर बोले तो कृतनक। ठीक है, कौन से होते हैं? ये जो हमारे फ्रंट वाले दांत होते हैं, ऊपर और नीचे वाले जबड़े दोनों में। ये फ्रंट वाले जो दांत होते हैं ना, ये देखो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं सामने से। और जो इनके दांत की सतह जो काटने के दौरान प्रयुक्त होती है, वो बिल्कुल कुतरने का काम करती है। ये जो आगे वाले दांत होते हैं, क्या करते हैं? कुतरने का काम करते हैं। जो जंतु कुतरने वाले, जैसे अपन बात करें खरगोश की, चूहे की, गिलहरी की, तो इनके ये जो आगे वाले दांत भी थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनका मेन काम ही क्या है? चीजों को कुतर कुतर कर खाते हैं। ये ऐसे दांत कौन से हैं? इंसाइजर, कृतनक। अब डेंटल फॉर्मूला क्या दिखाता है ये भी बता दूं। देखो जबड़े कितने हमारे, नीचे वाला और ऊपर वाला। जैसे एक जबड़ा ले लो, कोई भी ऊपर वाला या नीचे वाला। मैं ऊपर वाला ले लेता हूं, मान लिया। नीचे वाला भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले जबड़े का भी आधा वाला भाग, इधर वाला, इधर वाले भाग की बात नहीं कर रहा। ये पूरा जबड़ा ऐसे यू शेप में होता है ना, आर्च में होता है। केवल मैं आधे जबड़े की बात कर रहा हूं। इस आधे जबड़े में इंसाइजर कितने हैं? फ्रंट वाले देखना, बिल्कुल ये जो नाक के बीच में जो टिप होती है ना, नाक की टिप, इससे बिल्कुल नीचे आ जाओ। ये बीच वाली लाइन हो गई हमारे शरीर की। इससे इधर इधर वाले जबड़े में कौन कौन से दांत कितने कितने? सबसे पहले हमने देखा इंसाइजर। इंसाइजर कितने होते हैं? 2। गिन के भी देख सकते हो। सामने कांच रखना और अपने दांत गिनना। भाई जरूरी नहीं है सब में 32 हो, लेकिन ये आगे वाले दांत तो सब में होंगे। किसी में नहीं होगा तो पीछे वाली अक्कल दाढ़ नहीं होगी, वो सब में नहीं होती। खैर बात करते हैं। तो इंसाइजर कितने हो गए? 2। फिर आगे बात करते हैं सी। सी बोले तो कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में कह देते हैं रदनक। ये देखना, जीभ के से आप फील कर सकते हो, बिल्कुल साइड में, एक ही जबड़े में एक ही साइड की बात कर रहा हूं। ये कुतरने वाला दांत जो होता है, इसके जस्ट पास में 2 कुतरने वाले दांत, पास में तीखा दांत, जो कि आप कई बार किसी फोटो में या किसी टीवी वगैरह में देखते होगे। तीखा दांत होता है ना, कुत्ते, शेर, लोमड़ी, इनका जो तीखे वाले दांत होते हैं वो ये कैनाइन कहलाते हैं। ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि देखो उनका भोजन भी ऐसा ही है। मांसाहारी जीव होते हैं तो मांस को चीर फाड़ करना पड़ता है। ये कैनाइन भी हमारे अंदर होता है, एक जबड़े के आधे भाग में एक। फिर आ जाता है पी। ये है प्री मोलर। हिंदी में बोल देते हैं अग्र चवर्णक। इनकी संख्या होती है 2। ये जो कुत्ते वाला दांत है ना, इसके पीछे जाओगे तो 2 दांत छोटे से होंगे, थोड़े से छोटे होंगे। ये 2 दांत दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं अग्र चवर्णक। और इन 2 दांतों के और पीछे जाकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये एम बोले तो मोलर, मोलर बोले तो चवर्णक, और इनकी संख्या होती है 3। तो एक बात सुनो, टोटल संख्या कितनी है? 2, 1 3 और 2 5 और 3 8। आधे जबड़े में ऊपर वाले में 8, तो इधर भी 8।
यानी ऊपर 8 और 8 हो गए 16, नीचे भी ये का ये अरेंजमेंट रहेगा तो ऊपर 16 नीचे 16, 16 16 कितने हो गए 32 ये होते। अब जरूरी नहीं है सबके अंदर 32 दांत हो, फिर क्या दूं, क्योंकि जो लास्ट वाला मोलर होता है ना, ये 3 मोलर, इसमें से भी लास्ट वाला थर्ड मोलर जो होता है वो सब में आए कोई जरूरी नहीं है। जो अक्कल दाढ़ कहते हैं ना, जिसे अपन अक्कल दाढ़, वो सब में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खैर यहाँ पर अच्छा हाँ, इनकी बात करें अग्र चवर्णक और चवर्णक की, इनका कार्य क्या है, ये भोजन को पीसने का चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखा हमने इंसाइजर, आई, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। संख्या कितनी कितनी दे रखी है, इंसाइजर 2, इंसाइजर हो गए 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कैनाइन कितने हो गए 1, कैनाइन 1 केवल इसमें दिया, इनमें 2 2 दिए। एक जबड़े का भी केवल आधा वाला भाग। ठीक है, फिर प्रीमोलर हो गए 2 और मोलर हो गए 3, यानी ये ऑप्शन कौन सा सही है, ये बी। और कई बार ऐसे ICPM नहीं दे, ऐसे भी दे सकता है 2123 अपॉन 2123, ऐसे भी दे सकता है, इंटू 2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले जबड़ों में एक जैसे ही दांत, ठीक है, संख्या में उनकी उतनी ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल में गति या पेशी संकुचन क्या कहलाता है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की बात करें तो ये आहार नाल में भोजन जो होता अपन जैसे खा रहे हैं, गले से नीचे उतर गया, अब इस आहार नाल में कई गतियां होती है। इन गतियों के कारण ये भोजन को आगे से आगे गति करने में सहायता मिलती है। अगर हम बात करें कि ये गतियां कौन सी होती है, इन गतियों को कहते क्या हैं, ठीक है, जैसे कईयों ने आंसर दे रहे हैं, कोई बी कह रहे, कोई डी कह रहे, कोई सी कह रहे। एग्जैक्टली ये गति कहलाती है पेरिस्टाल्सिस, या इसे हम क्रमाकुंचनी हिंदी में कहते हैं, क्रमाकुंचनी गति भी कहते हैं इसे। क्रमाकुंचनी गति, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। अच्छा बाकी क्या ये भी देख लेते हैं। देखो सिस्टोल और डायस्टोल ये तो हृदय की गतियां हैं। जब हृदय के संकुचन जो होता है और ये हृदय का प्रसरण डायस्टोल, ये हृदय की गतियां हैं। हृदय की धड़कन के दौरान ये देखते हैं। फिर नीचे मेटाक्रोनल, ये क्या है मेटाक्रोनल, ये भी बता दूं कि हमारी कुछ कोशिकाओं की सतह पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। जैसे ये कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की सतह पर ये क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल के जैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब इनमें गति क्या होती है, एक समन्वित कोऑर्डिनेट मैनर में होती है, यानी ये सारे एक साथ एक दिशा में इस तरह से लहरदार गति करेंगे, विपरीत दिशा में भी करेंगे तो ये एक साथ इस तरह से बिल्कुल जैसे एक लहर सी उठती है ना, एक बिल्कुल समन्वित तरीके से कोऑर्डिनेट मैनर में ये तरंग होती है। इन सीलिया में जो होने वाली मोमेंट, सीलिया या इन्हें पक्षमाभ कह देते, इनमें जो होने वाली गति ये क्या कहलाती है, मेटाक्रोनल। कई बार आपने जैसे क्रिकेट मैच में देखा होगा, स्टेडियम के किसी एक भाग में क्या होते हैं, लोग ऐसे खड़े होते हैं, जैसे ही कैमरा उस तरफ आता है वो ऐसे हाथ ऊपर करके चीयर्स करके खड़े होते हैं, और फिर जैसे जैसे कैमरा घूमता जाता है आगे से आगे दर्शक खड़े होते जाते हैं, खड़े होते जाते हैं, एक पूरी लहर सी चल जाती है, मैक्सिकन वेव के नाम से जानते हैं। सेम वैसे ही मैक्सिकन वेव के जैसे ये भी एक बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट मैनर में, एक हुआ फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे इस तरह से ये लहरदार गति ये कहलाती है मेटाक्रोनल।
क्वेश्चन में आपने पूछा है कि आहार नाल में गति पेशी संकुचन क्या कहलाती है? क्रमाकुंचनी गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये आगे से आगे भोजन को खिसकाती जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है HCl का स्रवण करने वाली कोशिकाएं। हमारे आहार नाल का भाग देखते हैं, अमाशय होता है, अमाशय या जठर, स्टमक भी कह देते हैं इसे, अमाशय, स्टमक या जठर कहते हैं। इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे ये कहलाता है फंडस, ये कहलाता है कार्डिया, ये सबसे बड़ा वाला भाग बॉडी, और ये लास्ट वाला भाग कहलाता है पाइलोरिक। ये जो फंडस वाला भाग है, इसकी दीवार में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो क्या करती हैं, यहां से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्रवण करती है। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस की पीएच की बात करूं तो पीएच इसकी कितनी होती है? 1 से 2 तक होती है। इतना ज़्यादा अम्लीय होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। इतना ज़्यादा अम्लीय होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये गैस्ट्रिक जूस या इसमें HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको एसिडिटी होती है। कई बार फील होता है ना कि यहाँ जलन सी हो रही है। ऐसे कई बार लेट जाते हैं एसिडिटी में तो डकार हम देखते हैं, डकार आने से पूरे गले में जलन हो जाती है, वो ये एसिड होता है। पूछा क्वेश्चन में ये कि HCl का सिक्रेशन कौन करती है? ठीक है, आमाशय में है। आंसर देखे, कईयों का आंसर है बी। एग्जैक्टली आंसर क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। यहीं पर पाई जाती है, इसकी दीवारों में ऑक्जेंटिक सेल्स। या इनको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जाइमोजन सेल्स भी पाई जाती है या जिन्हें चीफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, वो भी स्टमक में पाई जाती है, लेकिन HCl का सिक्रेशन कौन कर रही है? ऑक्जेंटिक। ये कुफ्फर सेल्स तो पाई जाती हैं लीवर में या यकृत में होती हैं ये तो। और श्लेष्मा कोशिकाएं हमारी बॉडी में कई जगह पर, जैसे आहार नाल में भी पाई जाती हैं, श्वसन पथ में भी पाई जाती हैं, कई जगह पाई जाती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन पथ में भी पाई जाती हैं। कई जगह श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है, श्लेष्मा का म्यूकस का स्रवण करती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? HCl का स्रवण करने वाली कोशिका कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स। सी नहीं, सी तो लीवर में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है? भाई, जब हम खाना खाते हैं या खाना खाने से पहले जब हमें भूख लगती है, हमारी भूख और प्यास का नियमन, रेगुलेशन हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस हमारे भूख और प्यास का नियमन, रेगुलेशन करता है, हाइपोथैलेमस। और हमारे इस ब्रेन से ही वो तंत्रिकाएं भी, ऐसी कुछ तंत्रिकाएं, नर्व्स निकलती है जो जाकर हमारी आहार नाल तक पहुंचती है। अब कई बार ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन होता है। खैर, आपके आंसर्स देखता हूं मैं। ऑक्यूलोमोटर एब्ड्यूसेंस ट्राइजेमिनल वेगस, थोड़ा सा अगर थोड़ा ये देखना, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे सोचकर भी इसका आंसर दे सकते थे। थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो
कौन सी एक तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है? ये सारी तंत्रिकाएं क्या है? ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, मस्तिष्क से निकलती हैं। अब यहां पर एक चीज सुनना, सबसे लंबी तंत्रिका, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी कपाल तंत्रिका होती है वेगस। और एक ही ऐसी सबसे लंबी तंत्रिका जो ब्रेन से निकलकर कहां तक पहुंचेगी? यहां पर हमारी आहार नाल और हमारे हृदय तक पहुंचेगी। ये हृदय की धड़कन को धीमा करती है, जबकि हमारी भूख के नियमन से संबंधित होती है। ये वेगस तंत्रिका सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी है तो सबसे दूरी तक, यानी हमारे पेट तक पहुंच गई एक तरह से। तो यहां अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते ना, क्या सबसे बड़ी वेगस है, और यहां से निकलकर, ब्रेन से निकलकर सबसे नीचे तक, यहां तक पहुंचनी चाहिए, सबसे लंबी कौन है? ये वेगस है। एकमात्र क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलकर हमारे पेट तक पहुंचती है, वो कौन सी है? वेगस ही है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ये लॉजिक भी लगा ले तो भी सही हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली आंसर सबका ज्यादातर मैंने देखा डी आ रहा है, ठीक है। तो आंसर सही होगा डी। वेगस नर्व जो होती है ये सबसे लंबी भी होती है, वेगस तंत्रिका सबसे लंबी कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, और साथ साथ ध्यान रखना, आहार नाल को उत्तेजित करने के साथ साथ हमारी हृदय धड़कन को कम भी करती है, ठीक है। ऑप्शन इनके हिंदी में भी नाम यही है, ध्यान रखना, ठीक है। इनके ऑप्शन हिंदी में भी आपको एग्जाम में भी आएगा ना, वेगस, ये ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये ट्राइजेमाइनल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इनके ऑप्शन हिंदी में नहीं होंगे, ये ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। खैर आंसर क्या हो गया इसका? डी। आगे बात करते हैं, लार में पाई जाने वाली प्रमुख एंटीबॉडी प्रतिरक्षी है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इसका दें। जब तक अपन डिस्कस करते हैं कि एंटीबॉडी, भाई एंटीबॉडी क्या है? हमारे शरीर में कोई भी बाहरी पदार्थ आता है, एंटीजन, कोई भी बाहरी पदार्थ, एंटीजन जैसे कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई धूल मिट्टी का कण भी हो सकता है। तो उन एंटीजन्स को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीबॉडी जो बाहरी पदार्थ एंटीजन आया उसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, निष्क्रिय कर देती है। तो पूछा है हमारे लार में क्या कोई एंटीबॉडी पाई जाती है क्या? तो देखें आगे बात करते हैं। हाँ, तो अच्छा, इम्यूनोग्लोबिन ए बता रहे हैं, बी भी बता रहे, अच्छा ऑप्शन बी बता रहे इम्यूनोग्लोबिन ए। किसी का ऑप्शन आ रहा है ए यानी इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसमें आगे बात करें। हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी सही है, इम्यूनोग्लोबिन ए। ये इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है ये पाई जाती है हमारी लार में। ये लार में पाई जाने वाली एंटीबॉडी तो कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन, आईजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA पाई जाती है, ठीक है। ये IgG और IgM की बात करूं, IgG और IgM, तो G और M पाए जाते हैं ये जब हमारे अंदर कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर हो जाए। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद 10 से 12 दिन में, कई व्यक्तियों में हफ्ते भर के अंदर भी बन जाती है, बाकी नॉर्मली 10-12 दिन का एवरेज अगर अपन बात करें, 10 से 12 दिन में ये वाली एंटीबॉडीज शरीर में बनती है, जो कि फिर वायरस की और आगे वृद्धि को रोकने का काम करती है।
इसीलिए आपको कहा जाता है कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो आपकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करे, मजबूत करे, ताकि इनका उत्पादन जल्दी हो। अब विटामिन सी जो होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वृद्धि करता, विकसित करता है। इसीलिए अभी रिसेंटली जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनको विटामिन सी की टैबलेट्स खूब दी जा रही है, क्योंकि विटामिन सी एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो लार में पाई जाने वाली प्रमुख एंटीबॉडी तो हो गई इम्यूनोग्लोबिन ए। एक ऐसा एंजाइम भी पाया जाता है लार में पाया जाने वाले, अगर एंजाइम की बात करूं तो वो है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम आंसुओं में भी पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जीवाणुओं या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये लाइसोजाइम हमारे पसीने में, हमारी लार में और हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है। तो ऐसे एंटीबॉडीज और ऐसे कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो लार के बाद आगे बात करते हैं, लार का एंटीबॉडी का क्वेश्चन देखा। फिर पूछा है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, संश्लेषण कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसकी भी अगर बात करें, कोलेस्ट्रॉल ये एक व्युत्पन्न वसा, डिराइव्ड फैट का व्युत्पन्न वसा या डिराइव्ड लिपिड का उदाहरण है। व्युत्पन्न वसा या डिराइव्ड लिपिड। अब इस कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है हमारे लीवर में। ठीक है, हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, संश्लेषण होता है। तो आगे बात करें, क्या हो जाएगा लीवर में? आंसर क्या हो जाएगा? डी, लीवर में इस कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। डिराइव्ड लिपिड क्या हुआ, मतलब जो सिंपल लिपिड, सरल वसाएं और जो संयुग्मित वसाएं, दोनों अपन ने पढ़ी थी। सरल और संयुग्मित वसाओं के अपघटन से किनका निर्माण होता है? इन व्युत्पन्न वसाओं का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल भी आता है, इसमें हम देखते हैं जैसे आपके स्टेरॉइड्स भी इसमें आते हैं, स्टेरॉइड। तो ऐसे कई पदार्थ हम देखते हैं जो इनमें हम इनका संश्लेषण की पूछें तो कहां पर हो रहा है? लीवर में या यकृत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहां? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बात करते हैं। भोजन का अधिकतम पाचन तथा अवशोषण कहां पर होता है? भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण की बात करें तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही छोटी आंत में सबसे ज्यादा होते हैं। अब इसके कारण की बात करें कि क्या कारण है कि सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में हुआ। पाचन सबसे ज्यादा छोटी आंत में होने का कारण तो हम देखते हैं, डाइजेशन तो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? छोटी आंत में। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कई प्रकार के पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस यहां पर काफी सारे पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे बात करें कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस यहां पर पाए जाते हैं? जैसे हम बात करें पित्त रस, बाइल जूस यहां पर होता है। जैसे हम बात करें अग्न्याशयी रस, वो भी यहीं पर आकर अपना कार्य करता है। पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस भी यहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर तो
स्तरीय रस, खुद आंत की दीवारों से निकलने वाला पाचक रस, वो भी इस छोटी आंत में ही पाया जाता है। सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। 3 प्रकार के पाचक रस जिनमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यहां तक कि अग्नाशयी रस को तो पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तीनों प्रकार के पाचक रस यहीं पर आकर इस छोटी आंत में पहुंचे, इसलिए छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया भी हुई, सबसे ज्यादा हुई। दूसरी बात आती है कि अवशोषण। पाचन हो गया, भोजन का पाचन होने के बाद पचा हुआ भोजन हमारी आंतों में पड़ा है, वहां से इसका क्या होता है, अवशोषण होगा। अवशोषण होकर ये पचा हुआ भोजन का पहुंचा ब्लड में, रक्त में। तो भोजन का अवशोषण ये सबसे ज्यादा ये भी होता है छोटी आंत में। इसका भी कारण है कि एक तो छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा लंबाई लगभग 7 मीटर लंबी। दूसरी बात, ये पतली होती है। अब पतली होगी तो इसमें से भोजन धीरे 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 गति करेगा। ऐसे ही मानो कि कोई पतला सा पाइप है, तो पतले से पाइप में से पानी भी धीरे धीरे निकलेगा। मोटा पाइप हो तो बहुत तेजी से निकलेगा। तो चूंकि छोटी आंत होती लंबी है लेकिन पतली होती है, तो भोजन धीरे 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 गति करेगा। अब धीरे गति करेगा यानी वो ज्यादा समय तक छोटी आंत के संपर्क में रहा, इसलिए यहां पर क्या हुआ, अवशोषण भी ज्यादा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर इस तरह से अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर या विलाई कहते हैं। रसांकुर या क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये रसांकुर या विलाई पाए जाते छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर, जिसकी वजह से छोटी आंत का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो इस वजह से अब ये छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां इन रसांकुरों से भोजन के अवशोषण की बात करूं तो जो अमीनो अम्ल, और हमने ये सब क्लास में पढ़ा है, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तो यहां से हो गया, किससे, रसांकुर से। इन रसांकुरों के बीच बीच में पाई जाती है कुछ लसिका वाहिनियां, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। लसिका वाहिनियां, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण यहां से हो जाएगा। तो चाहे मैं पाचन की बात करूं, चाहे मैं भोजन के अवशोषण की बात करूं, दोनों की क्रिया या दोनों ही क्रियाएं सबसे ज्यादा कहां पर होती है, छोटी आंत में। और इसका कारण भी हमने क्या देखा, पाचन के लिए तो पाचक जूस थे, अवशोषण के लिए ये रसांकुर। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा और इसकी मोटाई कम थी। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा कि इतने ज्यादा अवशोषण और पाचन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, छोटी आंत में। और इसका कारण हमने देखा है दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व माइलिन आवरण के निर्माण में सहायक होता है। अब तक अपन ने पाचन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, अब आगे तंत्रिका तंत्र आ जाता है, नर्वस सिस्टम। माइलिन आवरण के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो पहले अपन बात करें कि माइलिन आवरण कहां पर हम देखते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना देखें, ये ब्लू कलर के डेंड्राइट्स,
ये रेड कलर में मैंने बनाई है साइटोन, और एक बड़ी ब्रांच या बड़ा प्रवर्ध निकलता है जिसे हम कहते हैं एक्सोन कहते हैं। इस एक्सोन पर हम देखते हैं कि कई जगह वसा से बना हुआ माइलिन आवरण पाया जाता है। तो सबसे पहले बात हमें ये तो पता होना चाहिए कि माइलिन होता कहाँ है। ये माइलिन आवरण कहाँ पाया जाता है? इस एक्सोन पर माइलिन आवरण पाया गया। अच्छा, ये माइलिन आवरण बना होता है एक्सोन पर होता है, और ये बना होता है वसा का। एक्सोन पर वसा से बना, वसा या लिपिड से बना। तो इस, अच्छा आंसर भी आ रहे हैं क्या? सी ए जिंक, ए, हाँ बी, अच्छा बी भी आया, वेरी गुड, ए भी आया। तो ये ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व माइलिन, माइलिन कहाँ पर पाया गया? इन तंत्रिका कोशिकाओं के यहाँ पर जो माइलिन आवरण है ये इस एक्सोन वाली सतह पर वसा से बना होता है, और इसके निर्माण में सहायक होता है सबसे ज्यादा इसमें जैसे ध्यान रखना सहायक कौन है? सोडियम है। ठीक है, सोडियम इस माइलिन के आवरण के निर्माण में सहायक होता है। कईयों ने आप आंसर ए दिया था, जिंक दिया था, ठीक है, बाकी कईयों ने आंसर बी भी दिया है, वेरी गुड। तो ये तत्व ध्यान रखना कि सोडियम माइलिन कहां पाया गया? तंत्रिका कोशिका के एक्सोन पर ये माइलिन आवरण पाया जाता है। अच्छा, कई जगह पर क्या होता है, ये माइलिन आवरण देखो मैंने कहीं पर एब्सेंट भी किया, यहां पर ये माइलिन आवरण है नहीं। ये क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रेनवियर की पर्व संधियां। नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर की पर्व संधियां, जहां बीच बीच में ये माइलिन आवरण अनुपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? माइलिन का आवरण जहां अनुपस्थित, रेनवियर की पर्व संधियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क है एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजो एंडोडर्मल। ठीक है, अच्छा वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, वैसे इतनी देर आपको देता हूं उसमें ले लिया करो, क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद भी थोड़ा सा जल्दी से ले लिया करो, ठीक है। हाँ, मस्तिष्क है और आपको 3 ऑप्शन दिए, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, चौथा है एक्टोमीजोडर्मल। हमारे पूरे शरीर का निर्माण, किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव के शरीर के निर्माण की बात करें 3 स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जब बच्चा पेट में था, जब उसका विकास होना प्रारंभ हुआ, बिल्कुल वो एक ऐसे, देखो कोशिकाओं का ऐसा समूह था, ये कोशिकाओं के एक ऐसे गुच्छे के रूप में था, ऐसे कोशिकाएं थी और कुछ भी नहीं था। अब इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं निर्माण करती है एक्टोडर्म का, और यही कोशिकाएं आगे चलकर कई अंगों का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं निर्माण करती है मीसोडर्म का, और कुछ कोशिकाएं निर्माण करती है एंडोडर्म का। इस तरह से तो एक्टो, मीजो, एंडो ये क्या है? हमारे शरीर में जब विकास हो रहा था, जब हम बन रहे थे, तब ऐसी कोशिकाओं के जो स्तर थे, एक्टो, मीजो, एंडो, एक्टो बाहर की और मीजो बीच में, और एंडो सबसे अंदर वाली कोशिकाओं का लेयर था।
अब इन्हीं कोशिकाओं से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। किसी से त्वचा का निर्माण हो रहा है, किसी से तंत्रिका तंत्र का हो रहा है, किसी से रक्त यानी ब्लड का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी जो अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, सबकी उत्पत्ति किसी की एक्टोडर्म से, किसी की एंडोडर्म से, किसी की मीसोडर्म से। आपसे पूछा यह है कि मस्तिष्क, मस्तिष्क किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। और तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। तो मस्तिष्क भी क्या होगा उत्पत्ति में? एक्टोडर्मल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्म जो बाहरी परत होती है कोशिकाओं की, उससे इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं ना ब्लड वगैरह की, ये मीजोडर्म से उत्पन्न हुए, मीजोडर्म से। अलग अलग ये इनके स्तर कोशिकाओं के, जिनसे हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंग तंत्रों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? हमारे मस्तिष्क की बात करें, मानव मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसमें फोर ब्रेन इसमें आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, एक आ जाएगा थैलेमस, और आ जाएंगे हाइपोथैलेमस, और घ्राण पिंड आ जाएंगे। घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब जिसे कहते हैं, सूंघने में काम आते हैं घ्राण पिंड। ये सभी अग्र मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क को हमने जैसे 3 भागों में बांटा। ये हमारा मस्तिष्क अग्र भाग, ये बीच में मध्य भाग, और सबसे नीचे आ जाएगा पश्च मस्तिष्क। मध्य भाग की अगर मैं बात करूं, मध्य भाग में 2 संरचनाएं प्रमुख होती हैं। ये सब हमने पढ़ा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं इसे। सेरेब्रल पेडंकल या इसे क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसमें सबसे लास्ट में जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसमें 3 संरचनाएं, पॉन्स वेरोलाई, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और लास्ट में आ जाता है अंतिम भाग मस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा पूछा है कि सबसे अंतिम भाग, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? आंसर देख ले। हाँ, पॉन्स इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पश्चिम मस्तिष्क का जो या अंतिम भाग जो है मस्तिष्क का, उसमें हम देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरिबेलम है और पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में पूरा अंतर है ना। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है और इसमें ये संरचनाएं पाई जाती है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, घ्राण पिंड, ये प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं।
और पश्चिम मस्तिष्क में देखो जहाँ पर पॉन्स वेरोलाई अनुमस्तिष्क संरचनाएं ही अलग है, लोकेशन भी अलग है। तो सबसे अपन ने लास्ट में क्या देखा, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी। सही आंसर क्या हो गया, डी। सी ध्यान रखना, सी में यहां पर पॉन्स नहीं दिया, पॉन्स वेरोलाई नहीं दिया इसलिए, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई अगर हम बात करें, ये पॉन्स वेरोलाई यहां पर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स होते हैं, श्वसन से संबंधित केंद्र इस पॉन्स वेरोलाई में होते हैं। सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट तो कौन सा है, सेरेब्रम, सबसे बड़ा भाग। सेकंड सबसे बड़ा भाग या दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा, ये सेरिबेलम होता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें, मस्तिष्क का अंतिम भाग जो कि हमारी अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन से संबंधित होता है, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ध्यान देना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करने से संबंधित कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है। तो आंसर सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स हो गया। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कितनी संख्या होती है। तंत्रिकाओं की बात करें कि मनुष्य में कितने प्रकार की कौन कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है उत्पत्ति के आधार पर। हमने जब बात की थी, जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया भी था, तब भी मैंने बात की थी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में हम बेसिकली 3 संरचनाओं की बात करते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे लास्ट में आ जाता है तंत्रिकाएं, नर्व्स। ये 3 चीजें हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, या तो ये नर्व्स कहां से उत्पन्न हो सकती है, मस्तिष्क से, या फिर कहां से होगी, स्पाइनल कॉर्ड से। अगर बात करूं कि मस्तिष्क से संबंधित जो तंत्रिकाएं होती है उनको कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और अगर बात करूं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं, तो ये हो जाती है हमारी मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं इनको। स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की नर्व्स हमारी बॉडी में होती है। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकली और मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकली, मेरुरज्जु से। यहां पर देखें, कपाल तंत्रिकाएं ये होती है 12 जोड़ी, और बात करें मेरु तंत्रिकाओं की, ये होती है 31 जोड़ी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेरु तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितने जोड़ी होती है, 27, 31, 37 या 47। आंसर हो जाएगा हाँ, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती, ठीक है, 12 जोड़ी होती है। और आगे बात करें, 31 जोड़ी की बात जब करते हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31 जोड़ी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 31 जोड़ी। ये 31 जोड़ी सभी मिश्रित प्रकार की होती है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी तंत्रिका का नाम है, सबसे लंबी की तो अभी अपन ने बात की थी, थोड़े कुछ क्वेश्चन पहले भी आया था। वेगस तंत्रिका सबसे लंबी तंत्रिका होती है क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। कपाल तंत्रिकाओं में सबसे लंबी होती है वेगस तंत्रिका,
ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी कौन सी होगी, तो आंसर देखें आपके क्या है आपके, आंसर देखें आपके, अच्छा आंसर आ रहा है क्या किसी का, ए आंसर दिया है ए, और भी है क्या आंसर, किसी का डी भी आ रहा है, तो डी भी तो भाई सबसे लंबी है, ए आ रहा है बिल्कुल, ए सी बी भी आ रहा है, ज्यादातर ए आ रहा है, कईयों ने बी भी दिया, ऑक्यूलोमोटर। तो सही आंसर ध्यान रखना, सही आंसर तंत्रिका सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है, ट्रोक्लियर, ठीक है। ट्रोक्लियर तंत्रिका सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है, तो आंसर होगा ए, ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर तंत्रिका, ठीक है। वेरी गुड, कईयों का आंसर आ रहा है ए, बी भी है कईयों का, लेकिन ध्यान रखना ऑक्यूलोमोटर ना होकर क्या है, ट्रोक्लियर सबसे छोटी नर्व है। थ्योरी सहित अभी तो देखो अपन जो मैराथन क्लास में इसमें अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में, मैं फिर भी आपको ये जैसे इस पिछले क्वेश्चन में भी आंसर सीधा भी बता सकता है, स्पाइनल नर्व्स 31 जोड़ी, इतना भी बता रहा हूँ, ठीक है। अपन टॉपिक से रिलेट करके जितना मैक्सिमम हो सकता है ये 1 घंटे की क्लास में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो केवल मैं आपको आंसर नहीं बताता, आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि उससे रिलेटेड, मैंने आपको ब्रेन के पार्ट सीधा बता देता ये 3 होते हैं, लेकिन पूरा अग्र और मस्तिष्क मध्य भी इसीलिए बताया ताकि थोड़ा सा जितना हो सके अपन थ्योरी को कवर कर रहे हैं। चले आगे बात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मस्तिष्क को सहारा एवं पोषण प्रदान करती है। मस्तिष्क का निर्माण मुख्य रूप से होता है न्यूरॉन से या तंत्रिका कोशिकाओं से, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। अब यहां पर यह पूछा है कि मस्तिष्क का निर्माण तो हो गया नर्व सेल से, लेकिन यहां पर इनको सहारा प्रदान करने वाली, इनको पोषण प्रदान करने वाली सेल्स कौन सी है, जो इनके खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं। तो सहारा और पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं अगर बात करूं मस्तिष्क के लिए तो ये होती है एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, एपेंडाइमल कोशिकाएं, ठीक है। तो माइक्रोग्लिया, इसकी बात करूं ये भी ध्यान रखना नर्वस सिस्टम में ही होती है, लेकिन चूंकि वहां पर नर्वस सिस्टम में है उनका नाम होता है न्यूरोग्लिया कहते हैं जिनको, ठीक है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, इन तंत्रिका कोशिकाओं के पास में पाई जाती है, न्यूरोग्लिया कहते हैं। लेकिन इन न्यूरोग्लिया और इन नर्व सेल्स के अलावा कुछ कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, क्या कहलाती है, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र में ही आती हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट या एस्ट्रोसाइट्स ये हमारे दूसरे जैसे कंकाल तंत्र आदि से संबंधित कोशिकाएं हैं। तो आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ए, एपेंडाइमल सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सी कोशिकाएं हार्मोन्स का स्रवण करती है। कुछ कोशिकाओं के नाम दिए और पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं हार्मोन्स का स्रवण नहीं करती हैं। कुफर सेल्स की बात करें, ये लीवर में होती है और ये एंटीबॉडीज के समान कार्य करती, यानी भक्षकाणु मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती है। मैक्रोफेज का कार्य करती है, लीवर में होती है, ठीक है। जो हानिकारक पदार्थ या एंटीजन होते हैं ना उनको खा जाती है। बात करूं लिडिग सेल्स की, लिडिग कोशिकाएं मनुष्य के जनन तंत्र में, मनुष्य के वृषण में पाई जाती है, टेस्टिस में, और ये लिडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है, हार्मोन का स्त्रवण कर रही है ये लिडिग सेल्स। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ल्यूटिन सेल्स,
कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है और जिससे कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण होता है। और थायराइड की पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होती हैं, भाई थायराइड की जो ग्लोब्यूलाई या फॉलिकल्स वाली सेल्स होती हैं, जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं T3, T4, और इनके अलावा एक और हार्मोन होता है सी सेल से जिसका स्त्रवण होता है, क्या कहलाता है, थायरोकैल्सिटोनिन। यानी ये भी थायराइड से संबंधित, ये भी हार्मोन्स का स्त्रवण करती है, थायराइड हार्मोन्स का। तो बचा कौन सा, सबसे पहला ही ऑप्शन, कुफर सेल्स हार्मोन नहीं निकाल रही, ये क्या कर रही है, एंटीजेंस जो होते हैं उनको खा जाती है, भक्षण कर लेती है, बाकी सभी हार्मोन का स्रवण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुफर सेल्स ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनकर पश्च पीयूष ग्रंथि में संग्रहित किए जाते हैं। हाइड्रोसील, ध्यान रखना कि जैसे कई बार टेस्टिस में क्या होता है कि वाटर या लिक्विड या द्रव का एक्यूमुलेशन हो जाने से हाइड्रोसील हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये प्रेजेंट इन लीवर, कुफर सेल्स कहाँ होती है, लीवर में, मैमेलियन लीवर में, स्तनधारियों के लीवर में होती है। ठीक है, हाइड्रोसील बता दिया। ठीक है, HCl तो वो जठर रस बहुत पुराना हो गया, अपन ने पहले बात की थी उसकी। बर्थ से ही होते हैं ना, ये सभी बर्थ से होते हैं। ठीक है, TSH की बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH की बात करें तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। चलें, इसका आंसर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, कोई सी दे रहे हैं, बी। भाई ज्यादा बी का बहुत ज्यादा आ रहा है, बी का बहुत ज्यादा आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। तो सुनना, सबसे सही आंसर ही या करेक्ट आंसर कौन सा, बी है। पीयूष ग्रंथि की बात करूं तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी मटर के दाने के आकार की मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग से जुड़ी रहती है। 3 पालियां, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। अग्रपाली और मध्यपाली से तो जो हार्मोन निकलते हैं वो खुद पीयूष ग्रंथि बनाकर निकालती है, लेकिन जो पश्चपाली होती है, पश्चपाली पोस्टीरियर लोब की बात करूं तो पश्चपाली वाले हार्मोन 2 हैं। एक तो हो जाएगा ADH, बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अब सुनना, ये दोनों हार्मोन का निर्माण, सुनना, निर्माण तो कहां पर हुआ, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने ये हार्मोन कहां पहुंचा दिए, पश्चपाली में, और पश्चपाली का काम है इन हार्मोन्स को ब्लड में मिलाई की। निर्माण पश्चपाली ने नहीं किया, निर्माण तो किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। और इसीलिए ध्यान रखना, ये हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि तो क्या है, ये खुद पीयूष ग्रंथि है। लेकिन इस मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इस पश्चपाली को, पूरी पीयूष ग्रंथि को। और पश्चपाली के लिए 2 कदम और आगे बढ़कर इसने क्या कर दिया, हार्मोन का भी निर्माण करके दे दिया कि अब इनको ब्लड में मिला दो। तो आंसर क्या होगा, ADH की कमी होने पर बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। भाई इसका नाम क्या है, देखो, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक मूत्र से संबंधित, एंटी डायूरेटिक यानी मूत्र की मात्रा कम करता है। अक्सर 12-13 साल तक के बच्चों में ADH की कमी से क्या होता है, मूत्र की मात्रा ज्यादा हो जाती है।
बच्चों को बार बार मूत्र की शिकायत रहती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अंतर दोनों में समझ लेना, डायबिटीज मेलाइटस वो मीठे खाने वाला, वो तो शुगर है, वो डायबिटीज मेलाइटस है। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर रहा हूं। मूत्र की मात्रा ज्यादा, इसे मूत्रमेह कहते हैं। वो मीठा खाने वाला होता है ना डायबिटीज, उसका पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस, इसे मधुमेह कहते हैं। और ये क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस, मूत्रमेह। ठीक है, दोनों डायबिटीज में अंतर है। ठीक है, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो बात करें फिर आगे। हाँ, तो आंसर सबसे अपन ने देखा कि कौन से ऐसे दो हार्मोन हैं जो पश्च पीयूष में स्टोर किए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं यहां से आकर निकल जाते हैं, निर्माण इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, बी। आंसर क्या हो गया? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। कौन से हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनकर पश्च पीयूष में संग्रहित किए जाते हैं? ठीक है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, तो कुछ समय तक इस एडीएच की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो जब व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा होता है, उसको बार बार मूत्र लगता है, एडीएच को सप्रेस कर देता है अल्कोहल। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। हार्मोन्स होते हैं भाई, रासायनिक रूप में हार्मोन्स के बारे में पूछा है कि हार्मोन्स होते क्या है। ठीक है, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, उपयुक्त सभी, ये पूछा है आपसे। बार बार मूत्र के लिए जाना पड़ता है, बताया था ना अभी, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, चलें आगे बात करें। एडीएच, तो हार्मोन्स की बात करें, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, उपयुक्त सभी। आंसर क्या आ रहा है देखें। अच्छा, किसी के ए आ रहा है, किसी का ऑल आ रहा है, डी आ रहा है, डी डी, वेरी गुड, आंसर है डी। ठीक है, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, उपयुक्त सभी भी होते हैं। कैसे? सुनो, यानी कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं। जो सारे आपके लैंगिक हार्मोन होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, वो सभी क्या स्टेरॉइड है। नेचर कैसा? स्टेरॉइड नेचर के। अगर मैं बात करूं पेप्टाइड हार्मोन्स की, तो जो आपके वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न की बात करें तो कई अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन भी मिलते हैं, जैसे सेरोटोनिन, जैसे मेलेटोनिन, ये अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हैं। यानी रासायनिक रूप में हार्मोन अलग अलग प्रकार के, कुछ अमीनो अम्लों में परिवर्तन होने से बने, तो कुछ अमीनो अम्लों के जुड़ने से यानी पेप्टाइड से बने, तो कुछ स्टेरॉइड से मिलकर बने होते रासायनिक रूप में। यानी तीनों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें। आंसर, एंजाइम्स तो प्रकृति में प्रोटीन के नेचर के होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स किसके मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नमस्कार सभी को। बी, डी, डी। अच्छा, आंसर देखें इसका, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बात करें। ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन पेशियों का संकुचन, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्रंथियों के दुग्ध उत्पादन, और बात करें ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। गलत क्या है ये पूछा। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है, अभी अपन बात करके पश्च पीयूष, दो हार्मोन थे एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है, 9 महीने पूरे हो गए, अब बच्चे को जन्म लेना होता है, तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ जाता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करता है। गर्भाशय की पेशियां, ये यूटेराइन पेशियां क्या है, गर्भाशय की पेशियां है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है यूटेराइन पेशियां, गर्भाशय की पेशियां, इनमें तेज संकुचन करता है, जिससे क्या होता है, बच्चे पर दबाव पड़ता है और बच्चे को जन्म लेने में सहायता मिलती है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यानी पहला तो सही मैच किया हुआ है। ठीक है, पहला तो सही मैच किया हुआ है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में क्या करता है, शर्करा के स्तर को कम करता है।
शर्करा स्तर को कम करता है कौन? इंसुलिन। शर्करा स्तर को कम करेगा, यानी ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। भाई ग्लूकोज शर्करा स्तर को कमी कैसे करेगा? जब इस ग्लूकोज को कम करेगा, और ग्लूकोज को कम करने के लिए क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और यहां पर दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अमीनो अम्ल और वसीय अम्लों से जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी ये गलत दे रखा है। बाकी प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्रंथियों से दूध उत्पादन को प्रेरित करता है, यानी दूध का निर्माण, और ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। इसका उल्टा करेगा, ग्लाइकोजन का नष्ट करके किसमें बदल देता है? ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन शर्करा उपापचय में सम्मिलित है, शामिल नहीं है? ध्यान देना, एल्डोस्टेरोन ये लवण उपापचय से संबंधित होता है। बाकी इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और कॉर्टिसोन तीनों क्या है? शर्करा उपापचय से संबंधित होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस? अभी अपन ने पढ़ा एडीएच की कमी से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी बात करते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।